दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि भारत G20 समिट का सफलतापूर्वक राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में आयोजन किया है। इस समिट में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बहुत से घोषणाओं में से एक घोषणा ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का भी किया गया था। तो आइए समझते हैं कि यह बायोफ्यूल्स अलायंस क्या है और यह कौन कौन से देशों का समूह है। पीएम मोदी ने समिट के पहले दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस और इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की उपस्थिति में ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की घोषणा की। उन्होंने बायोफ्यूल्स अलायंस के लॉन्च को ऐतिहासिक क्षण बताया। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने इसे स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में महत्वपूर्ण बताया है। दोस्तों, आपको यह भी बताना चाहूंगा कि विश्व की कुल आबादी का 18% हिस्सा भारत में रहता है, जबकि प्राथमिक ऊर्जा की खपत के मामले में भारत विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। हालांकि दुनिया में उपलब्ध कुल भंडार में से हमारा ऊर्जा भंडार सूक्ष्म है, यानी कि दुनिया में उपलब्ध कुल भंडार का मात्र 0.6% है। इसलिए एकमात्र समाधान ऊर्जा आपूर्ति के नए स्रोतों के निर्माण पर लगातार काम करते रहना है। भारत सरकार द्वारा 2018-19 में घोषित राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के अनुसार जैव ईंधन पर ध्यान केंद्रित करके भारत के ऊर्जा संकट को हल करने पर जोर दिया जा रहा है। तो दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि यह भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आइए अब समझते हैं कि क्या है ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का महत्व। पीएम मोदी ने जिससे पूरी दुनिया को जोड़ने का आह्वान किया है, इसे हम कुछ 10 भागों में बांट कर देखते हैं। पहला, G20 समिट में विश्व के नेताओं के बीच पीएम मोदी ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस को लॉन्च किया है। यह भारत की पहल है। इसके संस्थापक सदस्य भारत, अमेरिका और ब्राजील है। तीनों देश बायोफ्यूल्स उत्पादकों और उपभोक्ताओं के रूप में मिलकर काम करेंगे। वहीं अन्य इच्छुक देशों को भी शामिल किया गया है। इस गठबंधन का उद्देश्य परिवहन क्षेत्र सहित बायोफ्यूल्स के उपयोग को तेज करना है। G20 के 7 देश भारत, अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, इटली, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका सहित कम से कम 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पहले से ही ग्लोबल बायोफ्यूल्स गठबंधन में शामिल होने के लिए सहमत हो चुके हैं। गठबंधन मौजूदा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ काम करेगा। साथ ही यह युवाओं को रोजगार देने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इससे आर्थिक विकास में बड़ा योगदान होगा। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व एलपीजी संगठन, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी प्लेटफॉर्म और इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी और वर्ल्ड बायोगैस एसोसिएशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्लोबल बायोफ्यूल्स गठबंधन का भी हिस्सा होंगे। दोस्तों, आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी जो नाम एसोसिएशन और गठबंधन का मैंने बताए हैं, यह सब बायोफ्यूल्स गठबंधन का भी हिस्सा होंगे। तो आखिर यह कितना बड़ा संगठन होने जा रहा है। बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात, आइसलैंड, केन्या, गुआना, पराग्वे, सेशल्स, श्रीलंका, युगांडा और फिलीपींस और माफ कीजिएगा फिनलैंड भी GBA यानी कि ग्लोबल बायोफ्यूल्स एसोसिएशन का सदस्य बनने के लिए सहमत है। यह नई पहल भारत के मौजूदा बायोफ्यूल्स प्रोग्राम जैसे कि पीएम जीवन योजना, सतत और गोवर्धन योजना में तेजी लाने में मदद करेगी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि, नौकरियां पैदा करने और भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में योगदान मिलेगा। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस यानी कि GBA विश्व स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत करने में भी मदद करेगा, क्योंकि यह अलायंस सहयोग पर आधारित केंद्रित करेगा और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी निर्यात और उपकरण निर्यात के रूप में भारतीय इंडस्ट्री को और अधिक अवसर प्रदान करेगा। गठबंधन के 3 संस्थापक सदस्य अमेरिका, भारत और ब्राजील है। ये वैश्विक उत्पादन में लगभग 85% और इथेनॉल की खपत में 81% योगदान करते हैं। बायोफ्यूल्स का तात्पर्य बायोमास से प्राप्त रीइन्यूएबल फ्यूल से है। इसका सोर्स पौधे या कृषि, पशु, घरेलू वेस्ट से है। जैव ईंधन पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की तुलना में काफी स्वच्छ है, इसलिए भारत इसे अधिक बढ़ावा दे रहा है। तो दोस्तों, जैव ईंधन के उपयोग के प्राथमिक लाभों में से एक आयात निर्भरता को कम करना है। साल भर में लगभग 150 करोड़ लीटर इथेनॉल की आपूर्ति से 4000 करोड़ रुपए से भी अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। पर्यावरणीय लाभ के संदर्भ में 1 करोड़ लीटर इथेनॉल लगभग 20,000 टन CO2 उत्सर्जन बचाता है। केवल 1 वर्ष की आपूर्ति के लिए 30 लाख टन तक का CO2 का कम उत्सर्जन होगा। फसल जलाने में कमी लाने और कृषि अवशेषों यानी कि वेस्टेज को जैव ईंधन में बदलने से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में और कमी आएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि दी गई जानकारी आपको पसंद आया होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारा हौसला अफजाई करने के लिए अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।